Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about class contractiles. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve it out completely for free. So without any delay, let's start. तो जैसे हम लोगों को पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स के बारे में। ये क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स बेसिकली जैसे हम लोग को पता है कि पहले किंगडम आता है, किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्लास आता है, ठीक है। तो बीच में हम लोगों ने फाइलम और जो हमारा क्लास था उसके बीच में हमने कुछ कुछ चीज़ें और डाली थी, कुछ कुछ कैटेगरीज और डाल दी थी। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी अबाउट द सब फाइलम ऑल्सो, जिसमें कि हम लोग अभी फ़िलहाल जो बात कर रहे हैं या फिर जो हम लोग क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसका जो सब फाइलम है वो होता है हमारे पास वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर भी हमारे पास डिविजन्स थे और इनका डिवीजन था गिनाथोस्टोमेटा नाम का। और इस गिनाथोस्टोमेटा के अंदर हमारे पास फर्दर 2 सुपर क्लासेस दे रखी थी, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। हम लोग पहले ही जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर ये बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सुपर क्लास पाइसेस से। तो ये जो पाइसेस हैं इसमें हम लोग बेसिकली मछलियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये जैसे हम लोग को पता है कि मछलियों के पास ही फिन्स होते हैं, और वैसी बात है किसी भी एम्फीबियन के पास, किसी भी रेप्टाइल के पास, किसी भी बर्ड के पास या फिर मैमल के पास फिन्स हमें देखने को नहीं मिलते। फिन्स सिर्फ़ और सिर्फ मछलियों में देखने को मिलते हैं। और वैसे ही एक मछली है कॉन्ट्रैक्टाइल्स, या फिर एक क्लास हमने डिवाइड की है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल्स। और इसके अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्टाइल्स वाली मछलियाँ कौन सी होती हैं, उनके पास किस तरीके के स्केल्स होते भी हैं या नहीं होते, किस तरीके के फिन्स होते भी हैं या नहीं होते, एंड ये सब चीज़ें बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगर आप एक जनरल बात बताऊँ तो जनरली ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल्स वाली फिशेज या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल्स नाम की क्लास होती है, ये एक ऐसी क्लास है जो कि जिनका बेसिकली हम लोगों ने बात की थी ना वर्टिब्रेट्स के अंदर की जो नोटोकॉर्ड होती है वो अपने आप को रिप्लेस कर लेती है, फिर चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो कार्टिलेज का मिलके बना हुआ होता है, ठीक। क्या जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेज का मिलके बना हुआ होता है, किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल्स के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, वो कार्टिलेज का मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम किस तरीके का होता है, वो कार्टिलेज का होता है बना हुआ। वही सेम चीज़ हम लोगों ने देखी थी हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर कि उसका जो क्रेनियम वाला पार्ट था और जो उसका वर्टिब्रल कॉलम था वो भी कार्टिलेजिनस था, फिर कार्टिलेज का मिलके बना हुआ था। और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल्स नाम की ये जो क्लास है पर्टिकुलर, इसके अंदर भी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी कार्टिलेजिनस है या फिर कार्टिलेज का ही मिलके बना हुआ है, ओके। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इनके पास फिन्स, तो देखो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास हमारा जो साइक्लोस्टोमेटा नाम का क्लास था जो कि एगिनाथा से बिलोंग करता था, वही सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा क्लास था जिसके पास पेयर्ड फिन्स नहीं थे। यहाँ पे फिन्स जो है वो पेयर्ड आना शुरू हो जाते हैं। इवन आप एग्जाम्पल्स में जो डायग्राम दे रखे हैं उनमें भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 2 डायग्राम्स दे रखे हैं, एक तो स्कोलेडॉन दे रखा है एंड एक प्रिस्टिस दे रखा है। तो आप ये देखो कि इसके पास यहाँ पे पेयर्ड फिन्स आना शुरू हुए हैं। यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे प्रॉपर्ली हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये पेयर्ड फिन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से हमें पेयर्ड फिन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये एक आगे निकला होगा, एक उस साइड भी इस तरीके का होगा। तो इस तरीके से हमें कम्प्लीटली ये पेयर्ड फिन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर एक फिन है, यहाँ पर भी एक फिन है, यहाँ पे फिन है, यहाँ पे फिन है। इस तरीके से हमें जनरली पेयर्ड फिन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी ये जो डायग्राम में दे रखा है स्कोलेडॉन, तो यहाँ पे एक फिन दे रखा है और दूसरी वाली साइड पर भी एक फिन होगा। इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इनके पास फिन्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, फिन्स होते हैं, ठीक है। इनको हमने बेसिस ही जो लिया था इनके, वो यही लिया था कि इनके पास फिन्स होंगे, या फिर जो ये पाइसेस हैं इनके पास, ये जो कम्प्लीटली सुपर क्लास पाइसेस है इसके पास फिन्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो जो ये ऑस्ट्रिक-थाइज है या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल्स है, इन दोनों के पास फिन्स होंगे। और यहाँ पे पेयर्ड फिन्स आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास पेयर्ड फिन्स आना शुरू हो चुके हैं, ओके। उसके बाद साथ में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर कार्टिलेजिनस जो वर्टिब्रल कॉलम है वो होता है। उसके बाद में इन लोगों की बॉडी, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मली कि जो हमारे पास बोट होती है या शिप होती है वो कैसे होती है, वो ऐसे शेप में होती है ना, वो कुछ ऐसे शेप में होती है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके के शेप में होती है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो इनका शेप है, यहाँ पे जो इन मछलियों का शेप है, इन जो फिशेस का शेप है, वो भी कुछ
उसी तरीके का है। बेसिकली ये जो हमारी शिप होती है, जो हमारी जो बोट होती है, उसका जो शेप होता है वो इस तरीके से इसलिए बनाया जाता है ताकि वो ईज़िली जो पानी है उसको ईज़िली क्रॉस कर सके। तो और वो जो शिप है या फिर जो हमारी बोट होती है वो इन्हीं मछलियों के शेप के वजह से इंस्पायर्ड होती है, बिकॉज़ वो ईज़िली जो पानी है उसको ईज़िली क्रॉस कर सकते हैं। पानी की मॉलिक्यूल्स जो है या फिर पानी जो है उसको ईज़िली क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकती है। इस वजह से जो ये मछलियाँ हैं उनका शेप को या फिर उनका जो स्ट्रक्चर है उसको कॉपी करते हुए बोट या शिप का शेप भी बनाया जाता है। ठीक है, अब इस शेप को क्या बोलते हैं? इस हम लोग पर्टिकुलर शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप या फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी या फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। ठीक है, ये इस तरीके की देखने को मिलती हैं, ये हमें स्ट्रीमलाइन बॉडी देखने को मिलती है इनकी। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इनका जो एंडोस्केलेटन बोलो आप या फिर बोल सकते हो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है नोटोकॉर्ड से। मतलब बेसिकली जो नोटोकॉर्ड होती है अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। और जो बाकी का पार्ट भी होता है बॉडी का, है ना, वो कार्टिलेजिनस होता है। वो भी कैसा होता है? वो कार्टिलेजिनस ही होता है, फिर कार्टिलेज का ही मिलके बना हुआ होता है। और जो बाकी सारी चीज़ें थी रिप्रोडक्शन को लेकर के और डाइजेशन को लेकर के हम वो बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं डाइजेशन के लिए। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे जो कॉर्डेट्स हैं उनके पास कम्प्लीटली, है ना, जो पूरा हमारे पास हमने पढ़ना शुरू किया था स्टार्टिंग से फाइलम कॉर्डेटा के बारे में, वो कंप्लीट फाइलम एक ऐसा फाइलम है जिसके पास ट्यूब विद इन ट्यूब काइंड ऑफ बॉडी, जिसके पास ट्यूब विद इन ट्यूब काइंड ऑफ बॉडी प्लान होता है। यानी कि एक माउथ होगा, एक एनस होगा, दोनों की ओपनिंग अलग अलग होंगी। मतलब 2 ओपनिंग्स होती हैं बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो वैसे ही हमें डायग्राम में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो उसका माउथ है, यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे एनस वाला पार्ट होगा। सेम गोज टू प्रेस्टिस ऑल्सो कि यहाँ पे उसका माउथ होगा और यहाँ पर उसका एनस वाला पार्ट होगा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इनके जो रेस्पिरेशन है उसके लिए, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जितने भी सारे कॉर्डेट्स होंगे उनके पास कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। जैसे कि हम लोगों के पास में फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोलो या फिर गिल स्लिट्स होती हैं, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे गिल स्लिट्स होंगी, इनको रेस्पिरेशन में जो मदद करने वाली हैं। ठीक है, इनके पास क्या होगा? इनके पास क्या होगा? इनके पास गिल स्लिट्स होंगी। इनके पास गिल स्लिट्स होंगी जो उनको रेस्पिरेशन में काफ़ी हद तक मदद करने वाली हैं। और वही सेम चीज़ हम लोगों ने साइक्लोस्टोमेटा के अंदर भी देखा था, लेकिन जो नंबर था वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि वहाँ पे 6 से 15 थी। ठीक है, वहाँ पे 6 से 15 गिल स्लिट्स थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नंबर प्रॉपर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है। तो आपको याद भी करने का लाइक उसमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। ओके, उसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो इनके पास ना, देखो अब ऑब्वियसली बात है ये लोग पानी में हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एक हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि एक ब्योयेंट फोर्स लग रहा होता है। जब भी आप किसी लिक्विड के अंदर हो तो आपके ऊपर एक ब्योयेंट फोर्स लगता है। ठीक है, एक फ्लूइड के अंदर वो स्पेसिफिकली बोलना चाहिए, तो उस पर आपको आपके अंदर या फिर आपकी बॉडी के ऊपर एक ब्योयेंट फोर्स लगता है। तो वाइस क्या होगा कि वो ये क्या करेंगी, ये डूब जाएंगी, बेसिकली सिंक हो जाएंगी। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हमारी एक बॉडी है, कोई भी बॉल मान लो या कुछ भी मान लो, तो नीचे की तरफ इसके पास mg अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, जो भी वेट होता है वो अप्लाई हो रहा होता है, ऑब्वियसली बात है। और ऊपर की तरफ ब्योयेंट फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आपको, मतलब कंपनसेट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए इन दोनों चीज़ों को जब बैलेंस कर लेते हैं, जब mg और जो ब्योयेंट फोर्स है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, तब वो वहाँ पर वो जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रह जाती है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं मछलियों के बारे में, ठीक है, जब हम बात करते हैं मछलियों के बारे में, तो ये मछलियाँ क्या होती है ना, अगर ये एक जगह तैरना बंद कर देंगी, ठीक है, तो उनके पास वो क्या करेंगे, वो सिंक कर जाएंगी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं ह्यूमन हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी में जो मेरा mg होगा ज़्यादा लगेगा, तो मैं क्या करूँगी, डूब जाऊँगी। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, जो भारी ऑब्जेक्ट होगा वो डूब जाता है। मान लो उसका ब्योयेंट फोर्स ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो डूब जाएगा, है ना। और यही सेम चीज़ हमें कार्टिलेजिनस मछलियाँ यानी कि जो कॉन्ड्रिक थाइस उनके अंदर देखने को मिलता है ना। और ये सेम चीज़ हम लोगों को जो ऑस्ट्रिक थाइस है या फिर कोई भी मछली या फिर कोई भी भारी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन बात क्या आती है कि यहाँ पर जो हम लोगों के अंदर तो नहीं, यानी कि जो मैमल्स हैं, एव्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस हैं, इन लोगों के अंदर तो नहीं, लेकिन जो हमारे पास दूसरी मछली थी, जो हमारी ऑस्ट्रिक थाइस होने वाली है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इनके पास क्या होता है, इसी ब्योयेंट फोर्स को मेंटेन करने के लिए या फिर अपने आप को सिंक करने से बचवाने के लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एयर ब्लैडर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एयर
ब्लैडर, ठीक है। अब मैं सब सारी मछलियों के बारे में बात कर रही हूँ कि अगर, या फिर सारी मछलियाँ क्या, आप कोई भी एक भारी ऑब्जेक्ट लो, अगर उसके पास बहुत सारा वजन है और उसके पास उतना सफिशिएंट ब्योएंट फोर्स नहीं लग पा रहा, तो वो सिंक कर जाएगा, वो डूब ही जाएगा, ठीक है। तो इनको भी अपने आप को डूबने से बचाना ही है, ठीक है। तो इस वजह से इन मछलियों के अंदर या फिर नॉर्मल मछलियों के अंदर क्या होता है, एयर ब्लैडर होना चाहिए अगर उनको अपने आप को डूबने से बचाना है, तो अगर उनको नॉर्मली सिंक नहीं होना है तो, ठीक है। लेकिन इन मछलियों के पास, यानी कि हमारे पास हमारी जो ये कॉन्ड्रिक्ट थाइज़ है, हमारे पास हमारी जो ये कॉन्ड्रिक्ट थाइज़ है, इनके पास ये एयर ब्लैडर नाम की जो चीज़ है, या फिर ये जो एयर ब्लैडर नाम का जो ये चीज़ है, या फिर ये जो एयर ब्लैडर नाम का जो ये स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन ये जो ऑर्गन है या फिर जो ये पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, ये इसको स्विंकिंग से बचाने के लिए या फिर इनको सिंक करने से बचाने के लिए, फिर डूबने से बचाने के लिए होना चाहिए था, जो कि नहीं होता इनके अंदर। मछलियाँ जो होती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं या फिर देखते भी हैं जनरली, एक्वेरियम में, किसी के घर में होता है या फिर कहीं पर भी होता है, कुछ अच्छी अच्छी जगहों पर होता है, तो हम देखते हैं कि कुछ मछलियाँ होती हैं वो एक जगह रुकी रह जाती हैं, ठीक है, और वो डूबती नहीं है, वो एक जगह आराम से खड़ी रहती है, अपना खाना खाती, मतलब खड़ी क्या रहती हैं, एक जगह आराम से वेट करके अपना खाना खाती रहती हैं। या फिर कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कि अपनी जगह वेट करके आराम से खाना खाती रहती हैं, वेट करती हैं, इस तरीके से जब उनका मन करता है वो मूव करती, नहीं करता तो नहीं करती है। लेकिन ये जो मछलियाँ होती हैं, यानी कि कॉन्ड्रिक्ट थाइज़, या फिर जो हमारी शार्क होती है, जब आप इवन हमने जो फाइंडिंग नीमो देखी है, ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने शार्क देखी है कि वो हम लोग हमेशा मूव करती हुई दिखती है हमें, ठीक है। तो वो क्यों दिखती है, इवन आप कार्टून्स के साथ में भी देख सकते हो कि जो शार्क होती है वो हमेशा क्यों मूव करती हुई दिखती है। शार्क हमें इसलिए मूव करती हुई दिखती है क्योंकि वो जो हमारी ये कॉन्ड्रिक्ट थाइज़ है, वो उधर से बिलोंग करती है, और साथ ही साथ में उसके पास भी ये जो एयर ब्लैडर नाम की जो चीज़ है, ये नहीं होती उसके पास भी, और अगर वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करेगी तो वो डूब जाएगी, वो सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो अपने आप को डूबने से बचाने के लिए, अपने आप को सिंक करने से बचाने के लिए, ज़मीन में बिठा, मतलब वो सिंक कर जाएगी, ठीक है। डूबने से तो नहीं बोलना चाहिए, बट चलो जो भी बोलो अब, ठीक है, नीचे जाने से बचाने के लिए, अपना ब्योएंट फोर्स को मेंटेन करने के लिए, वो यानी कि शार्क बोलो या फिर जो भी कॉन्ड्रिक्ट थाइज़ के मेंबर्स होते हैं, वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं या फिर तैरते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं जनरली, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा जो कॉन्ड्रिक्ट थाइज़ के मेंबर होते हैं वो, उनका बोल सकते हो कार्टिलेजिनस फिशेस, बिकॉज उनका जो वर्टेब्रल कॉलम है, जो पूरा एंडोस्केलेटन है, ठीक है, वो, या फिर स्केलेटन बोलो आप सिंपल सा, वो कम्प्लीटली कार्टिलेजिनस होता है, फिर कार्टिलेज का मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। उनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स होती हैं, ठीक। उनके पास, अच्छा एक और चीज़, उनके पास गिल स्लिट्स के ऊपर एक कवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपर्क्यूलम। उनके पास क्या होता है, उनके पास क्या होता है, जो गिल स्लिट्स होती हैं, जो उनके पास गिल स्लिट्स होती हैं जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, उसके ऊपर एक कवर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपर्क्यूलम। इन गिल स्लिट्स के पास क्या होता है, इन गिल स्लिट्स के पास में एक कवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपर्क्यूलम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओपर्क्यूलम, ठीक है। इनके पास, इनकी गिल स्लिट्स के ऊपर एक कवर होता है जिसको बोलते हैं ओपर्क्यूलम, ठीक है। अब ये जो ओपर्क्यूलम होता है, मतलब ये मैं नॉर्मल मछलियों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि जो भी मछलियाँ होती हैं जिनके पास गिल स्लिट्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है, अभी तक हम लोगों ने 3 मछलियों के बारे में बात की, जो कि जिसमें कि एक थी साइक्लोस्टोमेटा, जो कि एग्जैक्टली कंप्लीटली फ़िश नहीं बोल सकते उसको आप, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉन्ड्रिक्ट थाइज़ है फ़िश की कैटेगरी में आती है, फिर पाइसेस की कैटेगरी में आती है, तीसरी आती है ऑस्टिक थाइज़, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात की, एक तो हम लोगों ने बात की गिल स्लिट्स के बारे में कि रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल स्लिट्स होती हैं, लेकिन गिल स्लिट्स के ऊपर जो कवर लगा होना चाहिए ओपर्क्यूलम, उनके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, ये जो ओपर्क्यूलम होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। उसके साथ साथ में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द एयर ब्लैडर एज वेल, जो कि सिंकिंग में मदद करता है, कि सिंक नहीं होने देता बेसिकली, ठीक है। और वो सिंकिंग से बचाने के लिए भी इनके पास नहीं होता। इनके पास क्या क्या नहीं होता, इनके पास क्या क्या नहीं होता, इनके पास ओपर्क्यूलम नहीं है जो कि गिल कवर होता है, ठीक है, जो गिल स्लिट्स के ऊपर कवर लगा होगा वो भी इनके पास नहीं होता है। और साथ में इन लोगों के पास में जो हमारा एयर ब्लैडर था, जो कि इनको सिंकिंग से बचाने के लिए था, वो भी इनके पास एब्सेंट होता है कम्प्लीटली, ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ लिया कि उनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। इनका जो माउथ होता है, इनके पास ऑब्वियसली बात 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ की ओपनिंग होती है, एक एनस की ओपनिंग, अलग अलग ओपनिंग होती है, ठीक है। और साथ में एक और चीज़, जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग अपने बारे में ही, ह्यूमंस के बारे में, या फिर हमारे पास जो हमारी एव्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, और हमारे पास जो मैमल्स हैं, यहाँ से एग्जैक्टली हमें देखने को मिल जाता है कि इनका जो माउथ है, यहाँ जो इनका माउथ है, यहाँ पे जो इनका माउथ है वो वेंट्रल पोजीशन पे लोकेट करता है। इनका माउथ कैसा है, इनका माउथ जो है वो वेंट्रल पोजीशन पे लोकेट कर रहा होता है, ठीक है। इनका माउथ कैसा होता है, इनका माउथ जो है वो वेंट्रल पोजीशन पे लोकेट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इनके पास ना, मैंने बताया था आपको, जो हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा था, उसके पास कोई भी स्केल्स नहीं थे उसके सरफेस पे। यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास स्केल्स होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स नाम के। इनके पास कौन से स्केल्स होते हैं, इनके पास प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। और यही प्लेकॉइड स्केल्स जिनकी बॉडी सरफेस पे लगे होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स, इस वजह से ये जो मछलियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होती हैं, ठीक है, और प्रेडेशियस होती हैं नेचर में।
कभी भी आपने देखा कि शार्क को कोई मछली आके खा जाए, ऐसा नहीं होता ना। शार्क ही जनरली हम लोग को दिखती है कि वो खाती हुई दिखती है लोग, बाकी छोटी छोटी मछलियों को या फिर इवन ह्यूमंस को ऑल्सो, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि ये जो मछलियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेडिशियस होती हैं नेचर में, बिकॉज और ये बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होती हैं। इवन ये जो, और हम लोग बात करते हैं कि जो शार्क होती है, ठीक है, जो शार्क होती है, अगर मैं बात करूँ जनरली शार्क, यहाँ पर आप ईजिली अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं शार्क के लिए, ठीक है, अगर हम बात करते हैं शार्क के लिए भी, तो यहाँ पर हमें याद है कि कुछ इस तरीके का शार्क का माउथ होता है, ठीक है। शार्क का कुछ इस तरीके का माउथ आप याद रख सकते हो कि ऐसा करके कुछ, ऐसा करके उसका शार्क का कुछ माउथ होता है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर उसके कुछ ऐसे करके दांत जैसे लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे कर कुछ कुछ उसके दांत जैसे लगे होते हैं। तो ये जो दांत होते हैं ना, ये एक्जैक्टली इसके दांत नहीं होते, ये भी प्लेकॉइड स्केल की ही मॉडिफिकेशन होती है। ये भी जो होती है ये भी प्लेकॉइड स्केल की ही मॉडिफिकेशन होती है, जो उसकी बॉडी सरफेस पे जो उसको इतना ज़्यादा रफ और टफ बनाते हैं ये प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। यही आगे जा करके मॉडिफाइड हो जाते हैं और उसके दांत का भी फॉर्मेशन करते हैं। और ये प्लेकॉइड स्केल्स बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से जो शार्क होती है वो बहुत ज़्यादा, इस वजह से शार्क जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेडेशन कर सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेडेशियस हो सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ में पहले हम लोग ये काम करते हैं, बाकी की रीडिंग लगा लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो मैं बता दूँगी आपको। क्लास कॉन्ड्रिक्टाइज, they are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton। अब बात आती है मरीन एनिमल्स की, तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों ने कभी शार्क को नॉर्मली पॉन्ड्स में या ऐसी ना ऐसे रिवर्स वगैरह में नहीं देखा होगा। हम लोगों ने देखा है कि ऑब्वियसली बात है जो हमारी शार्क्स होती है वो ओशन वाली कंडीशन में रहती है। तो आप अपने दिमाग में यही इमेजिन करो कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइज हैं इसमें आप मेनली शार्क को ही इमेजिन करो, ठीक है। तो शार्क को इमेजिन करोगे तो सब चीज़ हो जाएगी। जैसे हम लोग बात करते हैं नीमो के बारे में, जो फाइंडिंग नीमो वाली मूवी थी, उसके अंदर जब जो नीमो के पापा थे वो बाहर जाते हैं ओशन वाली कंडीशन में, तब उनको जो उनको शार्क थी वो मिलना शुरू होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। और आप आपस में भी जो हमारे आसपास में चीज़ें हैं उसके हिसाब से भी याद रख सकते हो कि जो शार्क्स होती हैं जनरली वो हम लोग को जनरली क्या मतलब शार्क्स जो होती हैं वो हमें मरीन कंडीशन में देखने को मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये जो शार्क्स होंगी वो मरीन कंडीशन में देखने को मिलेंगी। इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है, और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। उनका जो नोटोकॉर्ड होता है अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है आगे जा करके कार्टिलेज के अंदर, मतलब कार्टिलेजिनस वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, जैसे हम लोगों ने देख लिया कि आगे की तरफ वेंट्रल पोजीशन पे उसका माउथ होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है, और अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है वर्टेब्रल कॉलम के अंदर। और ये वर्टेब्रल कॉलम कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्क्यूलम। गिल कवर या फिर ओपर्क्यूलम जो होता है उनके पास नहीं होता, लेकिन गिल स्लिट्स डेफिनेटली होती हैं बिकॉज इन्हें रेस्पिरेशन करना है, लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में द स्किन इज़ टफ, रफ एंड टफ स्किन होती है उसके ऊपर, क्योंकि प्लेकॉइड स्केल्स लगे हुए होते हैं। कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। जैसे हम लोग बात करते हैं इवन, जैसे हम लोगों ने वो देखा भी था फाइंडिंग नीमो में, उसमें जो शार्क थी वो आती है और उसका मुंह किस तरीके का था, उस तरीके से भी याद रख सकते हो कि उसका जो मुंह था वो कुछ इस तरीके का था, ऐसे करके कुछ कुछ था, ठीक है। और यहाँ पर वो फिर ऐसे करके स्माइल सी करती थी और उसके बाद ऐसे करके दांत से लगे हुए थे, ठीक है। तो वो बैकवर्डली जो उसके दांत भी थे ना वो कुछ इस तरीके से ही लोकेटेड थे मतलब आप बोल सकते हो कि बैकवर्डली ही डायरेक्टेड थे, पीछे की तरफ ही डायरेक्ट हो रहे थे, वो भी बने हुए थे प्लेकॉइड स्केल से, ठीक है। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक काम करना, गूगल पे डालना फाइंडिंग नीमो शार्क सीन ऐसा करके, तो आपको ईजिली वहाँ पे वो पिक्चर दिख जाएगी, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि जो उसका माउथ होता है, माउथ वाली पोजीशन जो वो किस तरीके से, उसकी माउथ जो होता है शार्क का, या फिर जो एक कॉन्ड्रिक्टाइज वाली मछलियाँ हैं इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रली पोजीशन पर लोकेटेड होता है, ठीक है। और इनके जो पूरी बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होती है, बिकॉज उनकी सरफेस के ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, छोटे प्लेकॉइड स्केल्स इनकी सरफेस के ऊपर होते हैं कम्प्लीटली, और वही प्लेकॉइड स्केल्स आगे जाके मॉडिफिकेशन करते हैं और जो उनके दांत होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रेडेशियस अच्छे तरीके से हो सकती है, ठीक है। और वो बैकवर्डली डायरेक्टेड दांत होते हैं उसके, ओके। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। These animals are predaceous. Due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. जो हमारे इसके पास देखो, पहली बात तो इसके पास ओपर्क्यूलम नहीं है, जो कि गिल कवर था, गिल्स के ऊपर गिल स्लिट्स थी इनके पास, लेकिन उसके ऊपर जो गिल कवर था या जो ओपर्क्यूलम था वो नहीं है इनके पास। दूसरी चीज़, इनके पास जो स्विम ब्लैडर होता है या फिर एयर ब्लैडर होता है वो कम्प्लीटली नहीं है इनके पास, जिस वजह से ये लोग डूब सकते हैं और इस वजह से इनको कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ता है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है ये लोग मछलियाँ हैं, ठीक है, ये लोग मछलियाँ हैं तो इनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इनके पास क्या होता है, इनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है,
ठीक है। एक इनके पास ऑरिकल होगा, एक इनके पास वेंट्रिकल होगा, या फिर एक आप बोल सकते हो कि इनके पास एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। जैसे मैं बताऊँ अपने बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में, तो हमारा हार्ट किस तरीके का होता है, हमारा हार्ट कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको प्रॉपर्ली बता रही हूँ, लेकिन आप ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है, थोड़ा ऐसा करके इनके पास ऐसे करके, हम लोगों के पास मतलब ऐसे करके होते हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी की वो एओर्टा वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ, सिंपल सा इस तरीके से हो सकता है, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर एंड फोर्थ चैम्बर, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर 2 एट्रिया हो गई और यहाँ पे हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स हो गई, ठीक है, ये 2 वेंट्रिकल्स हो गई और ये एक 2 एट्रिया हो गई या फिर 2 ऑरिकल्स हो गई। लेकिन जब हम बात करते हैं इन कॉन्ट्रिक्टाइज के बारे में या फिर इन मछलियों के बारे में एज अ होल, आप पाइसेस बोल सकते हो, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रिक्टाइज हो चाहे वो ऑस्ट्रिक्टाइज हो, दोनों के बारे में। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास एक एट्रियम होती है और एक वेंट्रिकल होता है। इनके पास क्या होता है, इनके पास एक ही एट्रियम होता है और एक ही इनके पास क्या होता है, इनके पास एक ही वेंट्रिकल होता है और वो भी इस तरीके से पंपिंग होती रहती है, ठीक है। अब अगर आपको इसकी अच्छे से पंपिंग पढ़नी है या फिर पढ़ना है कि इनका सर्कुलेशन एक्जैक्टली कैसे हो, तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू से दे देती हूँ। लेकिन आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप एक बार सर्कुलेशन वाला चैप्टर जरूर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में वो भी मेरे चैनल पर मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये जो हमारे पास एट्रियम होती है, एट्रियम वेंट्रिकल को ब्लड पंप करती है, एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाता है, ठीक है। अब ये जो वेंट्रिकल होती है वो क्या करती है, जो वेंट्रिकल होती है वो पंप करती है ब्लड हार्ट और जो हमारे पास लंग्स होती हैं उसकी तरफ, एंड लंग्स के बाद में ये जो पूरा का पूरा ब्लड होता है वो पूरी की पूरी बॉडी में जाता है, एंड बॉडी के बाद फिर वो एट्रियम में जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल के बाद में लंग्स के बाद में बॉडी में और फिर वापस वो एट्रियम में जाता है। इस तरीके से इनका पूरा सर्कुलेशन चलता है। और ये जो हार्ट है, हार्ट के पास सिर्फ एक ही बार ब्लड आता है, 2 बार नहीं आता। इस वजह से इनके सर्कुलेशन को बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनके सर्कुलेशन को बोलते हैं हम लोग सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे ज़रा पढ़ लेते हैं। हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, या फिर 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जाम्पल गिवन टॉर्पेडो, एंड सम possess poison sting, example given trigon. They are cold-blooded poikilothermous animals, that is they lack the capacity to regulate their body temperature, ठीक है। अब पहले इतना समझ लेते हैं। देखो एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कुछ मछलियों के पास में जो कुछ कॉन्ट्रिक्टाइज की मछलियां हैं या जो कुछ मेंबर्स हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होती हैं। उनके पास क्या होता है, उनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऐसी होती है ना कि वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने में, है ना, और इवन कुछ ऐसी होती हैं जो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको सेंस करने में मदद करती है, ठीक है। तो आप इतना याद रखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होती हैं। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं, आप इसको ऐसे याद रखो कि बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है टॉर्पेडो और ये जो ट्राइगोन है उनके बीच में कि कौन सी मछली क्या है, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे, आप इसे ऐसे याद रखोगे कि हमारे पास टॉर्नेडो आता है या फिर कोई भी ऐसे करके नेचुरल कैलेमिटी आती है, टॉर्नेडो आता है, लेट्स से टॉर्नेडो आता है हमारे पास कभी भी, तो हमारी लाइट जो होती है वो कट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये टॉर्पेडो को एसोसिएट करके याद कर सकते हो, ठीक है, कि टॉर्पेडो है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो टॉर्पेडो नाम की मछली होगी वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स उसके पास होंगी, ठीक है, बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी से एसोसिएटेड होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी मछली के बारे में। हम बात करते हैं दूसरी मछली के बारे में जिसका नाम था ट्राइगोन, जिसका नाम क्या था, ट्राइगोन, ठीक है, जिसका नाम था ट्राइगोन। अब एक हमें पता है एक एनर्जी ड्रिंक आती है जिसका नाम था स्टिंग, ठीक है, स्टिंग नाम तो हम लोगों ने सुना ही है। तो यहाँ पर हमें स्टिंग को है एक बार ट्राई करना है, एक बार हमें स्टिंग नाम की जो एनर्जी ड्रिंक है उसको ट्राई करना है। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है, यानी कि एनर्जी ड्रिंक स्टिंग नाम की जो एनर्जी ड्रिंक है हमें वो उसको एक बार ट्राई करना है, ठीक है। तो ट्राइगोन, स्टिंगरे एंड, और अगर हम एक बार बात करते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली मछली है उसका नाम हो जाएगा टॉर्नेडो आता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कट जाती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी मछलियाँ होती हैं, चाहे वो हमारे पास हमारी जो पूरी पाइसेस नाम का जो सुपर क्लास है, यानी कि जो हमारी कॉन्ट्रिक्टाइज है, हमारी जो ऑस्ट्रिक्टाइज है, दोनों की दोनों, इनके पास क्या होता है, इनके पास क्या होता है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती। जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमें गर्मी लगेगी तो हम लोग स्वेट करने लगते हैं, अगर हमें सर्दी लगेगी तो हम लोग शिवर करने लगते हैं। इस तरीके से करते करते हमारे पास बहुत सारे मेजर्स होते हैं जिस वजह से हम लोग चाहे कंस्ट्रक्शन करें वैसो डायलेशन करें, स्वेट रिलीज़ करें, या फिर हम लोग जो है वो शिवर करें, बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग जो है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। लेकिन ये लोग नहीं कर पाती हैं, ये लोग होती हैं पोइकिलोथर्मस। ये लोग क्या होती हैं, ये लोग होती हैं पोइकिलोथर्मस, चाहे वो कॉन्ट्रिक्टाइज हो चाहे वो ऑस्ट्रिक्टाइज हो, दोनों की दोनों मछलियाँ ऐसी मछलियाँ हैं जो कि पोइकिलोथर्मस होती हैं, जो कि पोइकिलोथर्मस होती हैं, यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए तो ये जो मछलियाँ होती हैं वो यूनिसेक्सुअल होती हैं। ये कैसी होती हैं, इनका रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये मछलियाँ कैसी होती हैं, तो अगर हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के लिए तो ये मछलियाँ कैसी होती हैं, ये लोग होती हैं
यूनिसेक्सुअल, ठीक है। उसके साथ साथ में ये लोग जो होती हैं वो सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करती हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करती हैं। और साथ साथ में ये लोग विविपेरस होती हैं, ये लोग अंडे नहीं देते हैं। कभी आपने सुना है कि शार्क का अंडा है, ठीक है, शार्क उसे ऐसे करके ले करेगी, ऐसा करके नहीं, शार्क डायरेक्टली यंग वन को ही बर्थ देती है। शार्क का जो होता है वो एग ले नहीं करती, वो विविपेरस होती है, ठीक है। उसके साथ साथ में हम लोग बात करते हैं कि अगर ये लोग ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये लोग जो होते हैं, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ये लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन को करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन को प्रैक्टिस करने के लिए इनके पास जो मेल्स होते हैं इनके अंदर, उनके पास एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। इनके पास मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल्स के पास में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैस्पर, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको याद करना है। इनके पास क्या होता है, इनके पास जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, बिकॉज ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले हैं, विविपेरस हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म से, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग हैं, यानी कि ये लोग डायोशियस हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर मेल और फीमेल इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो मेल के पास एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है और उसका नाम होता है क्लैस्पर। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन का नाम है क्लैस्पर, ठीक है। क्या नाम है, क्लैस्पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस एनिमल्स, दैट इज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस आर सेपरेट, जैसे मैंने बताया कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन मेल्स पेल्विक फिन बियर द क्लैस्पर, यानी कि जो पीछे वाला फिन होता है, अभी मैं एक बार आपको डायग्राम में बता भी दूंगी कहाँ पे है, तो वहाँ पर उनके पास क्लैस्पर होता है। They have internal fertilization and many of them are viviparous. Example: Scalodon, dogfish, Pristis, sawfish, Carcharodon, great white shark and Trigon, stingray, ठीक है। ट्राइगॉन और टॉर्पेडो का तो मैंने बता दिया, बाकी का मुझे खुद भी नहीं पता ट्रिक, तो आप उसको याद करें लिख के एक बार, ठीक है। अब हम एक बार बात करते हैं कि कौन सा पेल्विक, तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिशेज जो दे रखी हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है उनके डायग्राम में। ये वाली जो दे रखी है, पहली वाली ये दे रखी है स्कॉलिडॉन, और दूसरी वाली दे रखी है प्रिस्टिस, ठीक है। अब इनका पेल्विक फिन कौन सा होता है, ये वाला जो फिन है, ये वाला जो फिन है इनका, ठीक है, ये वाला जो फिन है इनका, ये पेल्विक फिन होता है और उसके नीचे ही क्लैस्पर होता है। जो भी मेल ऑर्गन है, मेल इंडिविजुअल है उसके इन इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, उनके पेल्विक फिन के नीचे, ठीक है। और इनके पास दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ की ओपनिंग होती है, एक एनस की ओपनिंग होती है, अलग अलग, ओके। और जो मेल होता है उसके पास क्लैस्पर होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन के तौर पे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्टिक थाइस के बारे में। थैंक यू।